एवरीवन, आज हम लोग हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, और हम लोगों ने एक डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज देख लिया था। वो यूज क्या था? तो वो यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, पहले हमको यहाँ पे जानना जरूरी होगा कि ये सब टर्म्स हैं क्या। जहाँ पे t है टाइम पीरियड, t है टाइम पीरियड, l है लेंथ ऑफ पेंडुलम और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास टर्म्स है। ठीक है, हमको पता करना है कि क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होने चाहिए। तो लेट अस टेक एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टी, और टी का टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? तो हमारा जाएगा मास 0, लेंथ 0, टाइम पीरियड मतलब पीरियड ऑफ टाइम इन टी के पावर 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेट अस मूव टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में हमारा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। रूट अंडर एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ यानी एल का पावर 1 बाई जी। जी की क्या होता है? तो जी होता है मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लिखते हैं एल का पावर 1 टी का पावर -2। अब इसको हम एल का पावर पर कैंसिल तो ये हो जाएगा क्या? टी का पावर 2 दैट कैन बी रिटन एज टी का पावर 1 स्क्वायर रूट, और दैट कैन बी रिटन एज एम का पावर 0 एल का पावर 0 टी का पावर 1। So what we know now, the LHS has become equal to RHS। क्यों? क्योंकि हमारा LHS का जो डायमेंशन था, LHS की डायमेंशन क्या था? M0 L0 L T के M0 L0 T के पावर 1, वही RHS का डायमेंशन हो गया M0 L0 T के पावर 1। Since LHS is equal to RHS, what we can write, the formula is dimensionally correct. It may not be correct theoretically, but dimensionally it is correct. So that is the first use of dimensional formula. What is that use? So we can, by using this formula, we can find whether a relation is true or false. Fine. Now let us move to the next. Let us move to the next application of dimensional analysis that is very, very important, and this is called to derive a relation. फॉर्मूला डिराइव करना। हम डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू डिराइव सम फॉर्मूला। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले यही एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम वाला। ठीक है, सो लेट अस टेक अ कंडीशन। द कंडीशन इज, a question is given as the time period of a simple pendulum the time period of a simple pendulum depends on the length of pendulum its mass
and acceleration due to gravity. तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 टर्म पे डिपेंड करता है। किस पे? तो लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव द रिलेशन डायमेंशनली। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमको क्या करना है? तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। सो व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल पे डिपेंड करता है, एम पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड करता है? क्या है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये तुमको नहीं पता है, तो हमने सिंपली एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले लिया और मान लिया कि एल का पावर ए पे डिपेंड करता है, एम का पावर बी पे डिपेंड करता है, जी का पावर सी पे डिपेंड करता है। ठीक है। ए का वैल्यू क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाना है, तुम लोग इक्वल टू करके एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं के, तो ये हो जाएगा एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी। ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब हमको ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, हमको हर क्वेश्चन में यही काम करना है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? एलएचएस के डायमेंशन लिख लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है? टी टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? तो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1। ये हो गया हमारा एलएचएस, m0, l0, t to power 1. Now let's move to the RHS. RHS में क्या है? RHS में है हमारा है k कांस्टेंट है, k रहने देते हैं। l का पावर a, l लेंथ का डायमेंशन होता है l, l का पावर a। दूसरा क्या है? m मास यानी m का पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी l का पावर 1, t का पावर -2 का पावर सी। अभी हमको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हमको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए सभी चीज के, अदरवाइज ये नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगा? तो ये टर्म हो जाएगा हमारा कि एल का पावर ए प्लस सी, यहाँ पे एल का पावर ए है, यहाँ पे एल का पावर सी है, तो ये हो गया एल का पावर ए प्लस सी, एम का पावर बी और टी का पावर -2c। ठीक है। टी का पावर -2c। नाउ अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गया? तो हमें सिचुएशन आ गया एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1 इज इक्वल टू के एल का पावर ए प्लस सी, एम का पावर बी और टी का पावर -2c। ठीक। अब एल का पावर यहाँ पे कितना है? ए प्लस सी, यहाँ पे एल का पावर कितना है? 0। तो हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करके लिख सकते हैं क्या? ए प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं, सभी को पता है एल का पावर 0 है, एल का पावर ए प्लस सी, यानी एल अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी ए प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली कैन आई राइट बी इक्वल टू 0? सिंपली कंपेयर करके हम फाइंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि एम पर बी है और एम पर 0 है, तो बी इक्वल टू 0। और टी के पावर -2c है और टी के पावर कितना है? तो 1 है, तो -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया c इक्वल टू -1/2। डायरेक्टली हमारा एक वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया हमारे पास। b के वैल्यू 0 आ गया, c के वैल्यू -1/2 हो गया। अब ये c के वैल्यू क्या करते हैं? हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं।
putting the value of C in equation 2। ठीक है, तो क्या हमारे पास, तो हमारे पास है a प्लस सी इक्वल टू 0 और हो जाएगा a माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा हो गया a इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया, हमारा b का वैल्यू निकल गया, हमारा c का वैल्यू निकल गया। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था t इक्वल टू कॉन्स्टेंट k l का पावर a m का पावर b g का पावर c। कॉन्स्टेंट k को k लिखे, l का पावर a, तो l का पावर a का वैल्यू कितना है 1/2, m का पावर b, m का पावर कितना है तो 0, और g का पावर c, g का पावर वैल्यू कितना है तो -1/2। ठीक है, तो क्या इसको लिखते हैं k l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2, that can be written as k रूट अंडर l/d। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, t इक्वल टू k रूट अंडर l/d। Since the constant value cannot be determined easily by the help of dimension only, so we can leave this answer to be t equal to k root under l/g, or we can also write, if we know the constant term t k, so k comes out to be 2 pi, which can be written as t equal to 2 pi root under l/g। ये तभी हम लोग लिख पाएंगे जब हमको k का वैल्यू पता होगा, अदरवाइज हम लोग नहीं लिख सकते। सो t इक्वल टू हो जाएगा 2 pi root under l/g। See how simple it is. By using this simple process, we can derive any relation. Fine. Let us take another example. This example is also called the Stokes Law, which you are going to study in the second term. So, what has been given? The given is the viscous force acting on a spherical object moving in a fluid depends on coefficient of viscosity which is denoted by eta। ये टर्म्स से फेमिलियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट r and velocity of the moving object determine the relation or determine the formula dimensionally। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सेम होगा हमारा पिछली बार की तरह। क्या गिवन है, तो गिवन है द फ्रिक्शनल फोर्स और द विस्कस फोर्स एक्टिंग
is proportional to the coefficient of viscosity to the power a, radius to the power b, and velocity to the power c. ठीक है, और that can be written as f equal to k eta to power a, r to power b, b to power c. Now it is very important that we must know the dimension of all these terms. So we must remember the dimension of these physical quantities. Now what have we given? We have given the force. I think we know the dimension of force. It is m1 l1 t to power minus 2. We know the dimension of radius. Radius is simply length. Length का dimension हमको पता है. Velocity का dimension हमको पता है. There is a new term, coefficient of viscosity. We must know the dimension of coefficient of viscosity. So I am writing the dimension of coefficient of viscosity. The dimension of coefficient of viscosity is m to power 1 l to power minus 1 t to power minus 1. ओके, ये हम लोग गिवन में ले लेते हैं. चलिए मान लेते हैं दिया हुआ है. ठीक है, बट ये वी मस्ट रिमेंबर दिस डायमेंशन. ओके, नाउ सो लेट्स प्रोसेस. एलएचएस में क्या दिया हुआ है? तो एलएचएस में हमको दिया हुआ डायमेंशन क्या है? एफ. एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर माइनस 2. आरएचएस में चलते हैं. तो आरएचएस में क्या था? तो आरएचएस में था के था ईटा का पावर ए यानी एम का पावर 1 एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 1 का पावर ए, आर का पावर ए यानी एल का पावर 1 का पावर बी, और वेलोसिटी यानी एल का पावर 1 टी का पावर माइनस 1 का पावर सी. अब इसको लिखते हैं के एम का पावर ए एल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी और टी का पावर माइनस ए माइनस सी. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? हमारा टर्म आ गया एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी का पावर माइनस 2. दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट के एम का पावर ए एल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी का पावर माइनस ए माइनस सी. ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग इट. एम का पावर ए एम का पावर 1, तो एक तो सिंपली हमारा आ गया ए इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब एल को कंपेयर करते हैं तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. और माइनस ए माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, ये क्वेश्चन हो गया 4. ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में ए का वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो माइनस 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, सो सी इक्वल टू 1. सी की वैल्यू निकल गया. नाउ पुटिंग value of a and c in equation 3. इक्वेशन 3 में a और c की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हो गया b इक्वल टू 1. तो हमारा क्या आ गया? a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का वैल्यू भी 1 आ गया, c का वैल्यू भी 1 आ गया. तो हमारा विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? तो हमारा विस्कस फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के ईटा का पावर a आर का पावर b एंड b का पावर c. Now F equal to K eta R V.
ये हमारा आ गया फॉर्मूला. Then we can simply leave this answers to be this, and if we know the value of constant we can write f equal to 6 pi. k का वैल्यू होता है 6 pi eta rb. that is very famous Stokes law. Okay, so this is how we can use the dimension analysis method to derive the relations. Okay, fine. Now let us try to derive another equation. Okay, so कुछ हम लोग जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं जो हम लोग सबको पता है. ठीक है, कौन सा इक्वेशन लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं हम लोग. तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं. डिराइव a relation for kinetic energy of an object moving with velocity v having mass m. ठीक है, हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और हमको क्या दिया है कि हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी v है उसका और मास m है. ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट वी हैव गिवन, सो वी हैव गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू पावर a v टू पावर b और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट k m टू पावर a v टू पावर b. ओके, now let's put the value. What is the dimensional formula of kinetic energy? तो kinetic energy का dimensional formula होता है हमारा m to power 1 l to power 2 t to power minus 2. That is the dimensional formula of kinetic energy. RHS में चलते हैं. तो RHS में क्या है? k m का पावर a, m का क्या आ जाएगा डायमेंशन m का पावर a और b यानी l का पावर 1 L का पावर 1 T के पावर -1 का पावर B. ठीक है, अब कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा? m का पावर 1 L का पावर 2 T के पावर -2 that must be equal to constant k m का पावर a L का पावर b T के पावर -b. ठीक है, नाउ m का पावर 1 m का पावर a, तो यहाँ पे हम कंपेयर किए तो क्या हो गया? a इक्वल टू 1. ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू इधर b है, इधर b की वैल्यू क्या है? 2, तो b की वैल्यू हो गया 2. सीधे हमारा आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट के m का पावर a एक b का पावर b दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के m का पावर 1 b का पावर b. b की वैल्यू कितना है? 2. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू kmv square. ठीक, and what we know the constant term k which is equal to 1/2. The kinetic energy of a given object is equal to 1/2 mv square. Fine, so this is how we can find the kinetic energy of a moving object, or this is how we can use the dimensional formula to derive the relations. Okay, we will see some more questions, but for now itna hi. We will see in the next class. In next class we will see some more applications of dimensional formula.